अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कंट्रास्ट पढ़ रहे हैं और पहले हम लोगों ने कंट्रास्ट बेसिक पढ़ा कि क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है, उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो उसको इफेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, ठीक है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेंगे, ठीक है। थोड़े कॉम्प्लेक्स जो उसके टॉपिक्स हैं उसकी तरफ आएंगे। अब हमने पढ़ना है कंट्रास्ट मीडिया रिएक्शन, जो हम कंट्रास्ट मीडिया पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। तो कभी ऐसा भी होता है कि वो जो हमने कंट्रास्ट मीडिया पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया है वो रिएक्ट भी कर सकता है, ठीक है। और उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिसकी बेसिस पे वो हमारी बॉडी में रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और ये रिएक्शंस जितने भी होते हैं ये माइनर से स्टार्ट होके और इतने सिवियर होते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो जाती हैं उसकी वजह से, ठीक है। और फिर हम उसकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, रिस्क फैक्टर्स वगैरह देखेंगे किस किस चीज़ के लिए और क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो कंट्रास्ट मीडिया एडवर्स रिएक्शंस होते क्या हैं, इनको बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो रिएक्शंस में आपके पास एलर्जीज आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉमन सिम्टम में आता है इसके एलर्जीज, ठीक है, इसलिए आप उसको मतलब स्पेसिफिकली एलर्जी नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि ये साइन एंड सिम्टम शो करते हैं एलर्जी के। अक्सर पेशेंट का एलर्जी हो जाती है, ठीक है। अक्सर पेशेंट को ऐसा होता है कि कंट्रास्ट जब आप इंजेक्ट करते हो तो वो उसके स्पेस जो है, ठीक है, उसका, ठीक है, वो वहां से एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेसेस में, ठीक है, उसमें बाहर निकल जाता है, लीक आउट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा विजेशन हो जाती है, फिर स्वेलिंग हो जाती है, डिजीनेस फील करता है पेशेंट, उसका माउथ का जो टेस्ट है वो मेटालिक टेस्ट आने लग जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन फील होती है, ठीक है, और जिस वक्त वो अपना फिसिस पास करता है, ठीक है, उस वक्त उसका फिसिस का जो कलर होता है, ठीक है, वो चेंज होने लग जाता है बिकॉज ऑफ जो उसने कंट्रास्ट हमने उसको दिया होगा। लाइक अगर हमने बेरियम दिया है तो उसके स्टूल का जो कलर होगा वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। और उसको हो सकता है इंजेक्शन साइड पे डिस्कम्फर्ट भी फील होगा, हमने इंट्रावीनसली कंट्रास्ट को हमने पास किया बॉडी में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा कंट्रास्ट एजेंट हम अपने पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं और कौन सा कर रहे हैं इंजेक्ट, टाइप कौन से, उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन अच्छी तरह पता होनी चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि जी वाटर आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया कॉमनली यूज होता है, ठीक है। बेरियम तो स्पेसिफिकली जीआईटी स्टडीज के लिए यूज होता है ना, तो वैसे हमारे रेडियोलॉजी में आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया यूज होता है। और आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोलुबिलिटी और या ऑस्मोलैरिटी, हमने सोलुबिलिटी की बेसिस पे उसको हमने क्लासिफाई किया था वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल में, ठीक है। फिर वाटर सॉल्युबल को आगे हमने ऑस्मोलैरिटी की बेसिस पे होकम लोकम में डिवाइड किया था, या जिसको हम आयनिक और नॉन आयनिक भी कह रहे थे, ठीक है। और आयनिक और नॉन आयनिक क्या था, आयनिक कंट्रास्ट एजेंट्स, सिर्फ आप लोगों के लिए रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आयनिक कंट्रास्ट एजेंट्स वो थे जो कि आपके सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गए थे या डिसोसिएट होके कैटायंस और एनायंस बना रहे थे, चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है। और जो नॉन आयनिक थे उनका क्या सीन था कि वो डिसोसिएट नहीं होते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इसलिए आपको मैं बार बार कहती हूँ कि जो चीज़ पढ़ा रही हूँ साथ साथ पढ़ें, क्योंकि हर चीज़ प्रीवियस से लिंक्ड होती है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि हमने वाटर इनसॉल्युबल हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर जो रेयरली यूज होते हैं। उसके अलावा बेरियम भी वाटर इनसॉल्युबल की एग्जांपल है, लेकिन वो स्पेसिफिकली जीआईटी स्टडीज के लिए है। तो वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कंट्रास्ट एजेंट जो है बेसिकली आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसिस में वो डिफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो रीनल एक्सक्रीशन है, ठीक है, वो वाया कैसे होती है, ये हमारी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट होता है, मैंने बताया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू 90% एक्सक्रीट आउट हो जाता है विद इन 12 आवर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जो हमारे पास कंट्रास्ट मीडिया, जैसे कि आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया के ही हम आगे एडवर्स रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। बेरियम की तो कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, जब मैंने बेरियम पढ़ाया था वो उसमें बता दिया था। लेकिन अब जो हम एडवर्स रिएक्शंस पढ़ेंगे जो माइल्ड मॉडरेट या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस तक जाते हैं वो सारे आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया के पढ़ेंगे। आयोडीनेटेड में भी वाटर सॉल्युबल के लिए हम पढ़ेंगे, वाटर सॉल्युबल फिर आयनिक भी हो सकता है और नॉन आयनिक भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने देखा ना हमारी डिफरेंट स्टडीज ने ये शो किया कि जो आयनिक कंट्रास्ट मीडिया है ना उसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा थे एज कम्पेयर टू नॉन आयनिक, ठीक है। नॉन आयनिक सेफर टू यूज था बट वो एक्सपेंसिव है,
ठीक है। इसीलिए अब हमारे मोस्टली रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो कंट्रास्ट मीडिया यूज होता है वो आइसोओस्मोलर होता है। ठीक है, आइसोओस्मोलर की एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई थी, विजिपैक आप कह सकते हो। ठीक है, तो अब हम आइसोओस्मोलर यूज करते हैं, या तो फिर हम वो आयनिक कंट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं जो थोड़े चीपर भी होते हैं और जिनके हम देखते हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स कम से कम हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जी ये हमारे पास आयनिक कंट्रास्ट मीडिया और इसके रिएक्शन जो है हम ये वाला सूटेबल है हमारे पेशेंट के लिए कि इससे एडवर्स इफेक्ट्स कम मिलेंगे? तो वो हम बेसिकली आयोडीन की कंसेंट्रेशन देखते हैं उस कंट्रास्ट मीडिया में। अगर आपके सामने मैं एक कंट्रास्ट की बोतल रखूं और उससे पूछूं जी ये कौन सा कंट्रास्ट मीडिया है, तो आप लोगों ने अगर टाइप्स अच्छी तरह पढ़ी होंगी, एग्जांपल्स पता होंगी, तो आप कह दोगे जी ये गैस्ट्रोग्राफिन है फॉरन से, कि ये आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया है, वाटर सॉल्युबल की टाइप है। ठीक है, और आप मैं पूछूं कि जी आपको कैसे पता कि आपके पेशेंट के लिए सूटेबल है या नहीं, इससे एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं नहीं, तो आपने बेसिकली एडवर्स रिएक्शंस को देखने के लिए आप उसमें क्या देखोगे, आयोडीन टू पार्टिकल रेशो कितनी है या आयोडीन की कंसेंट्रेशन कितनी है। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपने याद रखना है, ये मेन इंडिकेशन है आपके कंट्रास्ट के लिए जिससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही आप कोई भी कंट्रास्ट पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हो, ठीक है, तो अगर तो वो आपकी बॉडी में जाके मतलब डिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, और उसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है और आपकी बॉडी में उस कंट्रास्ट की वजह से रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं, चाहे वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो, और एकदम से माइल्ड मॉडरेट और फिर वो आगे जाके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कंट्रास्ट आपकी बॉडी में जाना शुरू होता है और आपके एरिया को हाईलाइट करना शुरू होता है, आपकी बॉडी कंट्रास्ट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, तो आपकी बॉडी जो है वो उसी तरह से कंट्रास्ट के ऑपोजिट रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं अगर आपकी बॉडी के लिए वो सूटेबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि जी ये पेशेंट की बॉडी के लिए सूटेबल है नहीं है, हमने कैसे पेशेंट को कंट्रास्ट देना है, कि जी अगर डायबिटिक पेशेंट आ गया तो हम उसको क्या डायरेक्ट कंट्रास्ट दे देंगे, क्या करेंगे, तो ये वो सारी कंडीशंस है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह जो कि एडवर्स रिएक्शंस को कॉज कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस कंट्रास्ट रिएक्शन हो सकता है कि पेशेंट को क्या पता पहले भी कोई स्कैन वगैरह हुए में हो, ठीक है, और क्या पता पहले कभी उसने एमआरआई कराया हो विद कंट्रास्ट, सीटी करवाया हो, या एक्सरे का ही कोई या फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर उसने कराया हो, या पहले उसकी कोई हिस्ट्री रह चुकी हो। ठीक है, कि दूसरी फिर है टाइप ऑफ कंट्रास्ट एजेंट, यानी हम कंट्रास्ट की कौन सी टाइप यूज कर रहे हैं, उसमें हमने क्या देखना, आयोडीन की कंसंट्रेशन देखनी है, यानी आयोडीन टू पार्टिकल रेशो कितनी आ रही है उसमें, एलर्जी, एस्थमा, रीनल इंसफिशिएंसी, सीवीएस, डायबिटिक, एंजाइटी, ये सारे वो आगे नीचे फैक्टर्स आ रहे हैं बेसिकली जो हम पेशेंट की हिस्ट्री में पूछते हैं। ठीक है, यानी पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री में हम पूछेंगे उससे। एज फैक्टर भी आ सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो हम अवॉइड करेंगे कि हाई कंसंट्रेशन जिसमें होगी आयोडीन की हम वो कंट्रास्ट पेशेंट को ना दें। ठीक है, क्योंकि वो सेंसिटिव होगा टू आयोडीन हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में। ठीक है, अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंट्रास्ट मीडिया अगर हम दे रहे हैं तो इससे हमारे पेशेंट रिस्क पे है, तो उसके लिए हम हमारे पास जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें जब हमने स्कैन परफॉर्म करना होता है, चाहे वो फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर के लिए हो या एमआरआई हो या सीटी हो, उससे पहले हम पेशेंट से एक फॉर्म फिल कराते हैं जिसके अंदर डिफरेंट चीजें लिखी हुई होती हैं रिलेटेड टू योर कंट्रास्ट, के जी हमने पेशेंट को कंट्रास्ट इंजेक्ट करना है तो आपकी बॉडी में ये असरात आ सकते हैं कंट्रास्ट की वजह से। ठीक है, तो आपने ये फॉर्म आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है कि माइल्ड से सिवियर तक आपके रिएक्शन जा सकते हैं। अक्सर लोगों को नहीं इतनी सिवियरिटी होती रिएक्शन की, उनको सिर्फ कभी कभार ऐसा होता है कि मेटेलिक सा टेस्ट आता है, ठीक है, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, डिजीनेस फील होती है, हेडेक फील होता है, या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ठीक है, और उसके लिए दूसरी चीज ये भी है कि हमने पेशेंट जब हमारे पास आया है हमने क्या करना है, हमने डिटेल हिस्ट्री लेनी है उससे, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करना है, उससे सारा कुछ पूछना है कि वो स्कैन क्यों करा रहा है, क्या मसला है, डायबिटिक तो नहीं है, हाइपरटेंसिव पेशेंट तो नहीं है, ये सारी चीजें हमने उससे पूछकर मेक श्योर करना है। उसके बाद हमने उसको एग्जाम के लिए रेडी करना है। सबसे पहले हमने उसकी सारी क्यूरीज जितना भी वो हमसे पूछेगा, हमारा काम है एज अ टेक्नोलॉजिस्ट कि हमने उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं।
ठीक है, जो कि हमें पता होने चाहिए, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली पेशेंट प्रिपरेशन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जी आपने पेशेंट को कंट्रास्ट देना है, उससे पहले आप पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करोगे, क्या क्या चीजें पूछोगे, तो आपने क्या क्या चीजें पूछनी है, आपने हिस्ट्री पूछनी है पेशेंट से, मेक श्योर करना है पेशेंट मतलब डायबिटिक ना हो, हाइपरटेंसिव ना हो, हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट ना हो, फैमिली हिस्ट्री उसकी पूछनी है आपने, एलर्जिक डिजीजेस तो नहीं है जैसे एस्थमा वगैरह है, ठीक है, ऐसे तो कोई मसला नहीं है उसको, सांस का तो कोई इशू नहीं आ रहा उसको, ठीक है। हो सकता है कि उससे पहले एलर्जीज हो, जैसे उसे आयोडीन से स्पेसिफिकली एलर्जी हो, जैसे कि फिश में हमारे पास आयोडीन कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, कुछ वेजिटेबल जैसी होती है जिसमें आयोडीन की कंटेंट ज्यादा होता है, हमने वो पूछना कि उनसे इन चीजों से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमने मेक श्योर करनी है कि जी प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें हमने बेसिकली हमारे पास एक प्री अरेंज रिस्पॉन्स हो, प्री अरेंज प्लानिंग हो, ठीक है, हमारे पास ये जो कि हमारा जो पर्सनल है, यानी हम एज द टेक्नोलॉजिस्ट हम प्रॉपरली ट्रेंड हो, हमारा इक्विपमेंट, हमारी मेडिकेशन, सारा कुछ रेडी हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये सारा कुछ पहले से ही रेडी होगा तो हमारे लिए ही इन चीजों के लिए आसानी होगी कि हमारा एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा हो जा सकता है इस लिहाज से, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एज अ टेक्नोलॉजिस्ट हमने ही देखनी होती हैं। अच्छा, फिर अक्सर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइटी के साथ आते हैं। अक्सर मैंने अब क्लिनिकल रोटेशन की हुई है, ठीक है, एक्सपीरियंस भी है क्लिनिकल साइड पे, तो हमने बहुत दफा ऐसे देखा है कि जब एमआरआई के लिए हम पेशेंट को लेके जाते थे ना, एक तो एमआरआई की गैंट्री आपको पता है कि डोनट शेप होती है और बड़ी कंजेस्टेड सी होती है। अक्सर लोग जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं वो उनकी हार्ट बीट जो है वो एकदम बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, वो नर्वस हो जाते हैं। तो वो कहते हैं अक्सर लोग, तो पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो रिफ्यूज भी कर देते हैं कि जी हमने स्कैन नहीं कराना, क्योंकि वो मशीन देख के डर जाते हैं। एक तो एमआरआई में मैग्नीज की वजह से नॉइज भी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे पेशेंट में एंजाइटी का लेवल और बढ़ जाता है, ठीक है। तो अक्सर कंडीशन में तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट कहता है कि जी मुझे घबराहट हो रही है, मेरी दिल की धड़कन तेज हो रही है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि मेडिसिन देते हैं उसको जिसकी वजह से उसका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए, फिर हम एमआरआई परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नॉन वेगल रिएक्शंस, ये भी आपकी जब हम आगे रिएक्शंस की टाइप पढ़ेंगे ना, उनमें एक नॉन वेगल रिएक्शंस भी होते हैं, ठीक है। और वेगल रिएक्शंस बेसिकली वो हैं जो आपके हार्ट रेट और ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट कर रहे होते हैं या प्रेशर डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने इन सारी चीजों को मेक श्योर करना है, ठीक है। फिर वही चीजें हैं कि आपको ये सारी चीजों का जो मैंने पिछले 2-3 स्लाइड में पढ़ाई है उनका एक क्या कहते हैं निचोड़ बना के, ठीक है, या इम्पोर्टेंट में से पॉइंट एक्सक्लूड करके ये आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अगर आपको उधर से नहीं पता चल रहा तो एटलीस्ट ये वाली एक सिंगल स्लाइड से ही आप लोग देख के पढ़ सको, ये आप लोगों की आसानी के लिए है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है कि ऑल्दो मैंने आपको पहले भी बताया कि माइल्ड रिएक्शंस जो हैं वो बड़े कॉमन से होते हैं, ठीक है। और माइल्ड रिएक्शंस में आपकी माइल्ड, मॉडरेट, इमाइल्ड रिएक्शंस में आपके पास क्या आ सकता है कि मुंह का टेस्ट चेंज हो गया, डिजीनेस, हेडेक फील हो रहा है, ठीक है। अगर आप चले जाओ मॉडरेट रिएक्शंस में, ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन में कभी कभार क्या होता है, एक्स्ट्राविजेशन हो गई है, आपके पास स्वेलिंग हो गई है, ठीक है। और अगर आपके पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ गई है या सवेयर आपके पास कंट्रास्ट का रिएक्शन है, तो उसमें क्या हो सकता है, आपका किडनी फेलियर हो सकता है, ठीक है। आपका जो है ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर आपको डायग्नोज हो सकता है बिकॉज ऑफ कंट्रास्ट रिएक्शंस, ठीक है। तो ये सारी वो कंडीशन जो आपको पता होनी चाहिए। और कंट्रास्ट देने से पहले आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जिस वक्त आप पेशेंट को बताओ, ठीक है, उसकी काउंसलिंग करो कि जी आपने सारा उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, उसको पता होना चाहिए कि उसको हमने नेक्स्ट डे जब वो आएगा एग्जाम के लिए हमारे पास, हमने उसको कंट्रास्ट इंजेक्ट करना है, तो आपने उसको बताना है कि जी आपने 6 घंटे पहले, 4 घंटे पहले एनपीओ रहना है। एनपीओ यानी नील पर ओरल रहना है, यानी आपने कोई चीज खानी पीनी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हमने बेरियम देना और पेशेंट ने कुछ खाया हुआ है तो हो सकता है उसको एस्पायरेशन हो जाए, चोकिंग हो जाए, कि हमने उसको बेहोश करना हो उस प्रोसीजर में, ठीक है। तो हो सकता है कि जी हमने कंट्रास्ट दिया है और उसको चोकिंग कर जाए, एस्पायरेट कर जाए वो, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फिर अगर हमने आईवी कंट्रास्ट दिया है तो पेशेंट को शदीद वॉमिटिंग स्टार्ट हो सकती है, इसलिए आपने इन चीजों को पहले ही मेक श्योर करना है कि आपका पेशेंट जो है वो कुछ ना खा के आए, ठीक है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन, ठीक है, लेकिन रिस्क। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। आपने पेशेंट से पूछना है कि वो डायबिटिक तो नहीं है, अगर वो कहता है कि वो डायबिटिक है तो मेक श्योर करना है कि
वो डायबिटीज की जो मेडिसिन ले रहा है, जिसको बेसिकली हम मेटफॉर्मिन कहते हैं, उसको 48 आवर्स पहले उसको वो बंद करनी होगी। जिस दिन आज उसका एग्जाम है, ठीक है, स्कैन है, हमने परफॉर्म करना है, तो 48 आवर्स पहले उसे मेटफॉर्मिन लेना बंद करनी होगी। अगर उसको कोई थायराइड डिजीज है, जैसे मैंने पहले बताया हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है, वो उसके लिए भी पहले से ही ले रहा होगा दवाई वगैरह, तो आपने वो भी उसको कहना है कि जी आपने 2 दिन बाद आना है स्कैन के लिए, तो आपने ये चीजें बंद कर देनी है। आपने उसको कहना है कि 2 दिन में प्रॉपर हाइड्रेशन ले, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। और ये सारे मैंने आपको बताए हैं। अब आगे हमने क्या करना है, हमने डिटेल स्टडी करने हैं जितने भी हमारे पास कंट्रास्ट रिएक्शंस हैं। अच्छा, आप लोगों की बुक में कंट्रास्ट रिएक्शंस को उन्होंने सीधा सीधा क्लासीफाई करके बताया हुआ है। आप लोगों की बुक में वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि जी सॉफ्ट टिश्यू टॉक्सिसिटी क्या है, वेस्कुलर टॉक्सिसिटी क्या है, ठीक है, सीरियस टॉक्सिसिटी क्या है, तो उसके आगे पॉइंट्स बने हुए हैं। आपको क्वेश्चन यूएचएस में ऐसे भी आता है, ठीक है, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभार आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, क्लासिफाई कंट्रास्ट मीडिया रिएक्शंस, ठीक है। अगर कंट्रास्ट मीडिया रिएक्शंस की वो बात करता है क्लासिफाई के लिए, तो वो होता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। फिर आगे उसको बताएंगे कि माइल्ड कौन सा रिएक्शन होता है, मॉडरेट कौन सा है, यानी वेगल रिएक्शन है, एनाफेलॉक्टॉइड रिएक्शन है, प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है, ये सारा कुछ जो है ये आगे हम टाइप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आप लोगों का मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। और जी आप लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा आपसे बच्चों का कि जी अगर हमें पता चल गया कि लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस हो चुके हैं या माइल्ड रिएक्शन आ रहे हैं, मॉडरेट, इनके लिए हमने क्या करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पेशेंट को एक्स्ट्रा विजिशन हो गई है, ठीक है, कंट्रास्ट से, तो आपने कंट्रास्ट इंजेक्ट किया और आप देख रहे हो एकदम से पेशेंट की वेन स्वेल कर गई है बहुत ज्यादा, इसका मतलब है एक्स्ट्राविजेशन होगी। आपने उस केस में पैनिक नहीं करना और पेशेंट को बिल्कुल शो नहीं कराना, ठीक है, कि पेशेंट भी डर जाए आपको देख के, ठीक है। फुली कॉन्फिडेंट रहना है। अब आपसे कुछ हो गया है, फॉर एग्जाम्पल ब्लंडर हो गया है, तो आपने क्या करना है, फॉरन पेशेंट को कहना है कि वो अपना लिम्ब एलिवेट कर ले, ठीक है, यानी हाथ अपना एलिवेट करे। एलिवेट करेगा अपना हाथ, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसके हाथ, उसका जो जिस जगह से कंट्रास्ट एक्स्ट्रा विजेट किया और आपकी वेन स्वेल कर गया, आपने उसको पकड़ के प्रेस करना है, ठीक है। और जब आप फिर इतना करोगे तो उस वक्त के लिए वो टॉलरेट हो जाएगा उससे, ठीक है, और आप स्कैन परफॉर्म कर दोगे। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि सिवियरिटी बहुत ज्यादा है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त आप फिर थोड़ी देर के लिए अवॉइड करोगे, ठीक है। आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप उसको कोई भी एंटी एलर्जिक दे सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। दूसरा, आप आइस पैक का उसे कह सकते हो कि जी वो अपने हाथ की आइसिंग करे, ठीक है। इसीलिए आपने मेक श्योर पहले करना होता है कि आप हिस्ट्री पूछ लो कि उससे कोई एलर्जिक कंडीशंस तो नहीं है, ठीक है। और आप हाइड्रोकोर्टिसोन दे सकते हो प्रोसीजर से पहले, ठीक है, जो पेशेंट्स का इंक्रीज रिस्क पे हैं, ठीक है, रिएक्शन से। लेकिन हमें फिर भी जरूरी है कि हमने उनका स्कैन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट मेडिकेशन होती हैं जो हमें लेनी पड़ती हैं, तो आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं अब आगे कुछ पॉइंट्स हैं जो एडवर्स रिएक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। कंट्रास्ट मीडिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, फिजिकल कंट्रास्ट मीडिया जो है वो आयनिक भी होता है और नॉन आयनिक भी होता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि जी हम इसमें पार्टिकल रेशो देख रहे हैं, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी देख रहे हैं, ये वही सारे पॉइंट्स हैं जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो लेकिन अब उन्होंने एक सिंप्लीफाई करके बता दिया, ज्यादा आसान करके आपको ये 4 पॉइंट्स बता दिए कि ये 4 पॉइंट्स वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बेसिकली आपके कंट्रास्ट पे डिपेंड करते हैं कि अगर इनमें से कोई भी एक चीज ऊपर नीचे हो गई, आयोडीन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, या अगर विस्कोसिटी का कोई मसला आ गया, या डोज आपने थोड़ी सी ज्यादा दे दी है, या वॉल्यूम या डोज एक ही बात है, आपने वो ज्यादा दे दिया है रिक्वायर्ड अमाउंट से, ठीक है, जो आपकी रिकमेंडेड होती है वैल्यू, या आपका जो जिस स्पीड से आपने पेशेंट की बॉडी में कंट्रास्ट इंजेक्ट किया उसमें मसला आ गया, तो वो सारे एडवर्स रिएक्शंस आपकी बॉडी में कॉज कर सकते हैं, ठीक है। जो आखिरी पॉइंट है ना, रेट और स्पीड ऑफ द इंजेक्शन, ये बेसिकली हम सिटी की बात करें, क्योंकि सिटी में आपके पास आप मैनुअली कंट्रास्ट नहीं देते, ऑटोमेटिक इंजेक्टर्स होते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, आप सारे पॉइंट्स, फ्लो रेट वगैरह सारा कुछ उसकी कंसंट्रेशन सेट कर देते हो,
पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हो कंट्रोल रूम में बैठ के, कंट्रोल पैनल पे बैठ के कि जी हम स्कैन स्टार्ट करने लगे हैं, अगर आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हो तो आप अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उन्हें देख रहे होते हैं वाया बैरियर, ठीक है। तो अगर उन्हें हमने देखा है कि पेशेंट ने हाँ जैसे हमने कंट्रास्ट इंजेक्ट किया है, ठीक है, स्पीड अगर एकदम ज्यादा पेशेंट की बॉडी में जाके कंट्रास्ट ने हिट करना शुरू किया है और रिएक्शन शो होना शुरू हो गया कि पेशेंट को घबराहट फील हो गई, उसने हाथ ऊपर किया है, हम जल्दी से गए हैं उसके पास, हमने पूछा है कि जी क्या मसला हुआ है, तो वो बता रहा है कि मुझे घबराहट हो रही है, इसका मतलब है हो सकता है कि जो स्पीड पे या जिस रेट पे आपने पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया हो सकता है कि वो ज्यादा हो, जिसकी वजह से वो जाके रिएक्ट कर गया बॉडी में, ठीक है। तो ये वो कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।